नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी हैं एक ऐसे युवा आईपीएस अफसर जिनकी अपनी एक कहानी है। सबकी कहानियां होती हैं, इनकी भी कहानी है। उस कहानी में आपको इश्क भी मिलेगा, जज्बा भी मिलेगा, लक्ष्य भी मिलेगा और वो हिम्मत और वो संकट भी मिलेगा। तो चलिए आज मुलाकात कराते हैं आपकी 2011 बैच के आईपीएस अफसर राहुल कुमार लोढ़ा से। बहुत बहुत स्वागत है लोढ़ा जी आपका। थैंक यू और शुरुआत शुरू से ही करते हैं। आपको ले चलते हैं आपके जलगांव महाराष्ट्र में, जहां आपका बचपन बीता। कैसे थे वो दिन? बिल्कुल, जलगांव का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ और हम लोग वहाँ पे 10वीं क्लास तक जो है वो मैंने जलगांव में ही पढ़ाई की है जी। मेरे पापा जो है वो पहले सब्जी भाजी बेचते थे, उसके बाद में फिर आगे जाके उन्होंने फिर शॉप लगाई, फिर उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। तो ऐसे करते करते एक बिजनेसमैन थे। वैसे भी उद्योग का शहर है वो। हाँ, तो मेरे पापा जो है वो बिज़नेस करते थे और 10वीं क्लास तक जो है मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ मराठी स्कूल के अंदर। और फिर आगे जो है वो पढ़ने के लिए मैं वहाँ से चला गया था पुणे 11वीं 12वीं और उसके आगे का ग्रेजुएशन करने के लिए। तो इस तरीके का जो है वो जलगांव में तो मेरा 10वीं तक का सफ़र। बचपन में क्या सोचते थे, क्या बनना है? व्यापार करना है पिताजी के साथ? हाँ, वो भी क्या ये है, क्या होता है ना कि हम लोग जैन फैमिली से आते हैं जी। पापा दुकान पे बैठते थे, तो जब पापा बाहर चले गए तो मैं दुकान पे बैठ जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5th क्लास से 5वीं क्लास से जो है वो अपने दुकान पे बैठता था। मेरे मन में पहले कभी कलेक्टर, एसपी और ये सब चीज़ें नहीं आई जी। पहले तो हम लोग, मैं बिजनेसमैन की सोचता था। उसके बाद में फिर जब हम लोग, मैंने देखा कि पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक ठाक था, तो कंप्यूटर्स का काफ़ी ये चल रहा था उस टाइम पे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के लोग जो है वो क्रेज था उस समय। यस, क्रेज था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो कैलिफोर्निया चला गया, वो यूके चला गया, वो यूएस चला गया। तो मैंने भी सोचा यार हम भी जो है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और विदेश जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा। तो मगर फिर वो होता है ना, डेस्टिनी होती है आपकी कि डेस्टिनी आपको उसी तरफ लेके जाती है जहाँ पे आपको जाना है। मेरे पापा ने ज़रूर बीच में एक बार बोला था कि मेरा बच्चा जो है वो आईएएस, किसी एक के साथ में बात करते करते एक बार एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है। मैं अपने दादा के साथ पैदल जा रहा था जी। तो मेरे दादा जो है वो बहुत दत्तक आए हुए थे, एक बहुत ही गरीब फैमिली से दत्तक आए और उसके बाद में फिर जलगांव में आने के बाद में बच्चे हुए और मेरे पापा ने काफ़ी ग्रो किया उसके बाद। तो दादा के साथ जब जा रहा था तो एक गाड़ी ऐसे निकली पास से, कलेक्टर की गाड़ी थी वो लाइट बत्ती जल रही थी। तो मैं छोटा सा था, तो दादा मेरे रुक गए, एकदम से रुक गए और ऐसे थोड़ा सा होता है ना रिस्पेक्ट देना, नमस्कार करना। मैंने कहा क्या हुआ दादा? तो बोले अरे कलेक्टर साहब की गाड़ी जा रही है। तो बोले बहुत बड़ा इंसान होता है वो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है वो पूरे जिले का मालिक होता है। एक्चुअली दादा को इसलिए पता है क्योंकि वो जमीन और बाकी चीज़ों के लिए वो बार बार कलेक्टेड जाते रहते थे और ये सारी चीज़ें। तो वो एकदम से रुक के बोले वो बहुत बड़ा आदमी होता है, जिले का वो एकमात्र वैसे होते हैं, बोले कलेक्टर। तो मैं सोचता था कि अरे यार, मैं भी उनके साथ में रुक गया। तो वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, बहुत ही विविड। क्या क्या सम्मान होता है, कि क्या सम्मान होता था उसका। और फिर मगर जब मैं ग्रेजुएशन में आया और फिर चीज़ें चेंज होती चली गई और फिर दोस्तों के थ्रू पता चला और उसके बाद में फिर जो है वो यूपीएससी के लिए टर्न हो गए। तो ये तो एक एक्सीडेंट ये था कि जब दादाजी के साथ जा रहे थे तब कहीं दिमाग में था। और इसके बाद आप तो चले गए थे नौकरी करने के लिए। आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया था। तब ये डाइवर्ट कैसे हुआ? वो पुरानी यादें या कोई नया मामला हुआ सामने? एक तो दादा वाला था वो इंसिडेंट, मुझे ऐसे बहुत बार याद आता है। मतलब जब आगे जब मैं बढ़ा तो उसके बाद अब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वो एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। एक इंसिडेंट और पापा के साथ में जाते थे तो वो एसपी बंगला था, जहाँ पे जलगांव में एसपी बंगले का नाम अभय करके लिखा हुआ है और तोफ है, अकेले के घर के सामने जो तोफ लगी हुई है छोटी सी। तो वो पापा जरूर बोलते थे कि अरे ये इसका 1 एकड़ में बंगला होता है और पता नहीं ऐसा वैसा, तो एकदम ग्लोरीफाई करके। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे पहले याद थी। पर वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना लेके मैं आगे बढ़ता चला गया। ग्रेजुएशन में जब आया तो ग्रेजुएशन में मेरा एक दोस्त था अभिजीत लवाड़े करके, तो उसके पिताजी उसको जो है वो सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। तो वो उसने मुझे पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में कि आईएएस एग्जैक्टली होता क्या है, आईएएस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, एसपी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने मुझे पहली बार बताई। और दूसरा, उसी टाइम पे मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे
तो वहाँ पर ना विदर्भ में फार्मर सुसाइड का इशू हुआ था बीच में, मतलब काफी हुआ था कि तो वो लगातार पेपर में आता था। ये 2007-8 के दौरान। यस 2007-8, और वही 2008 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो 2-3 साल में है ना वो फार्मर सुसाइड, फिर इंजीनियरिंग के बच्चे एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अरे कुछ नहीं होना इसका, ऐसा वैसा, उस टाइप से बात चलती है। जो तमाम युवा करते हैं, हर कोई अपना व्यू शेयर करता है, जो सिस्टम को दोष देते रहना। बहुत सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, मगर अरे वो तो ऐसा ही है, हाँ कि नेता अरे ऐसे, वो देश तो का नेता कुछ तो नहीं ऐसा होने ही वाला, अरे वो तो अधिकारी तो ऐसे ही है, इस टाइप से सब बात करते हैं। तो हम लोग उसी में बात करते हैं, यार कहीं कुछ होना चाहिए, बस ऐसा कुछ बदलना चाहिए, पर पता किसी को कुछ नहीं होता कि बदले कैसे, करना क्या है, कैसे करना है। और वो बहुत लाजमी भी है एक्चुअली, है ना। युवा जो होता है ना उसको मतलब सिर्फ वो सिस्टम के बारे में जो वो इधर उधर से, तब न्यूज़पेपर्स होते थे ज़्यादा, तो वो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, समझ लिया, तो उतने से ही। और आजकल तो वो व्हाट्सएप में जो चलता है उससे समझते हैं। मगर फिर अगेन वो एक युवा मूवी आई थी उस टाइम पे, युवा मूवी देखने गया था मैं, बहुत ही अच्छा था उसके अंदर कि वो मतलब उस मूवी में अजय देवगन और ये बाकी जो कास्ट है वो सिस्टम को दोष मत दो, सिस्टम के अंदर आओ और खुद आह्वान करते हैं, मतलब वो उस टाइप का एक मैसेज दिया हुआ है कि वो लोग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद में राजनीतिक का हिस्सा बन के, और भाई समाज को सुधारना है तो बाहर बैठ के जो है वो गाली मत दो, तुम उतरो कीचड़ में अगर तुमको लगता है, उसको साफ करो। तो ये एक संदेश था उसका। तो वो देखकर, और उसी टाइम पे फिर मेरे दोस्त ने मुझे वो IAS IPS के बारे में बताया कि भाई अगर हम लोग पढ़ लिख के ये ऐसे मुकाम पे जा सकते हैं जिसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं समाज के लिए, सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं समाज में। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। फिर तब मेरा मगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, एक कंपनी थी IBM में प्लेसमेंट हो गया था, और एक सेकंड प्लेसमेंट हुआ था और एक कंपनी के अंदर। तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था कि भाई छोड़ के जाए नहीं जाए, बहुत सारे उसमें हिंड्रेंस भी आते रहते हैं। सब लोग वही मेरा दोस्त जो था वो बोलता था अरे सब छोड़ के चले गए, और बहुत सारे लोग 4-4 साल नहीं होता है, हाँ पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं तब भी नहीं होता है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया ऐसी है कि हर साल कुछ नया आता रहता है। एक बार आप ग्रेजुएशन से निकल गए, 4 साल टच में नहीं रहे, तो उसके बाद फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो इस तरीके के जो है ना वो एक मेंटल हिंड्रेंस कह सकते हो आप, कि यार अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि जा, बिल्कुल हम लोग तेरे साथ में खड़े। मतलब इस दुविधा से आपको बाहर निकाला। यस, दिल्ली में गया। दिल्ली में फिर मैंने पहले दिन तो मैं गुरुद्वारा, तो पापा साथ नहीं गए? नहीं, ना कोई रूम लिया कि यहाँ आप रुकोगे, यहाँ से पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं? सामान लेके चला गया दिल्ली चला गया। तो फिर मैंने वाजिराम में रवि, क्योंकि राजेंद्र नगर में था तो पहले मैं वाजिराम में रवि में गया, तो वहाँ पर रवि सर थे, तो उनसे टाइम लिया मिलने के लिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा ग्रेजुएशन हुआ है, ये हुआ है। तो वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, तो वो बोले 2-3 उन्हें सब्जेक्ट सजेस्ट कर दिए, ये देख ले, NCERT पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो वहाँ पे जैसे मैंने वो क्लास लगा लिया तो मैंने मुखर्जी नगर में रूम ढूंढ लिया है। सबसे सस्ता रूम एक बेसमेंट में था। बेसमेंट में एक मतलब सिर्फ सोने की जगह, आजू बाजू वहाँ पे तो आप मतलब देखोगे तो इतनी यही हालात हैं। आप नीचे गद्दा डाल दो और गद्दे में सो जाओ। और क्लास में भी क्या है ना, जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे आपको स्टार्टिंग नया लड़का देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, डराएंगे, अरे हम तो 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। मैंने कहा यार बहुत निगेटिविटी हो रही है, छोड़ दो। उस टाइम पे मैंने है ना 1 मिनट के लिए सोचा, करे क्या, हटाओ ये सब क्लास पास, नहीं करना क्लास पास, अब क्या पढ़ना है वो मैं डिसाइड करूंगा, और कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मैंने एक आया, मैं इतना समझ में आ गया था कि कोई भी बच्चा है ना 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि UPSC इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। फिर क्लासेस जो थे ज्योग्राफी के, वो जब बच्चे आते थे ना तो उनसे मैं भैया करके पूछता था। मैंने कहा भैया आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, अच्छा आपका मेंस हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, ऐसे दोस्ती करता था। 2-4 दिन मैंने बस यही करता रहा, ऐसे लिखता था कि अच्छा वो कौन से किताबें पढ़ते हैं। 15-20 लड़कों से मैं मिला ऐसे ही, किसी को मैं महाराष्ट्रियन है करके वैसा परिचय कर लेता था। अब मेरे राजस्थानी मूल है, नाम लोढ़ा है, तो कोई राजस्थानी बन के पकड़ लेता था। किसी को मैं मतलब कि ऐसे करके मैं दुकानदारी की टिप्स काम आई आपकी। तो वैसे पकड़ लेता था और बढ़िया उनके साथ में बातचीत करते करते और वो लिखता था। फिर मैंने सोचा यार कुछ 5 किताबें 6 किताबें ऐसी है जो हर कोई रिकमेंड करता है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब एक काम करते हैं, इन पर फोकस करते हैं।
फिर मैंने क्लास छोड़ दी, अपना बेसमेंट वाला रूम ले लिया, पकड़ा, वहाँ पे वो किताबें लेके आया और क्वेश्चन पेपर्स लेके आए, 20 साल के क्वेश्चन पेपर। ये आपकी बनाई हुई ट्रिक्स थी। रिलेवेंस समझ में आने लग गया कि एग्जामिनर क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं जो मार्क करता था, अरे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई काम का नहीं, मुझे इस पे फोकस करना है। ये सारी चीज़ें बिना क्लासेस की मैंने 2-3 महीने में कर ली। उसी बीच में मेरा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया। इंजीनियरिंग के रिजल्ट में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं अपनी लाइफ में पहली बार फेल हुआ, सब्जेक्ट में फेल हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, तो मैं थोड़ा सा अंदर से मतलब टूट सा गया। मैंने कहा यार ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, मैं फेल हो गया, ऐसे कैसे हो गया। भाई को मैंने भेजा रीवैल्यूएशन के लिए पेपर पे, तो उसने रीवैल्यूएशन के लिए लेके गया, बोले यार भैया फॉर्म वॉर्म लिया, रीवैल्यूएशन के लिए भरा। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा टूट गया, मैं वापस घर चला गया एक बार के लिए। मैंने कहा यार, आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ में। फिर थोड़ा सा मैंने वापस अपनी मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ, मैं मम्मी के पास में रहा थोड़ा दिन, फिर मैं वापस आया पढ़ाई करने के लिए। तो 37 स्कोर था मुझे, जो मैं फेल हुआ था उसमें, वो 77 चेंज हो गया। बोले कि ये नंबर आप गिने ही नहीं गए, वो पूरा के पूरा पेपर मैंने मंगाया। तो उसमें से भी मैं निकला, मगर वो 3-4 महीने मेरे मतलब एकदम तनाव में निकले कि यार क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरे टीचर थे शब्बीर सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि बोले बेटा तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो तुम एक काम करो कि दूसरा सब्जेक्ट पाली लिटरेचर ले लो, छोटा सब्जेक्ट है और आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमने ले लिया। और उसके बाद में फिर तैयारी की उसकी, पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, मेंस दे दिया। मेंस के अंदर फिर वो पाली लिटरेचर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई, क्योंकि वो मतलब, मगर फ़ायदा मुझे इसकी चीज़ का हुआ क्योंकि मैं 5 साल संस्कृत पढ़ा हुआ, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ा है मैंने। तो उससे थोड़ा सा पाली का वो ये था कि वो मुझे मतलब ऐसे लगता था कि ये मेरे घर की मतलब हाँ कर लूँगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया, उसके बाद में मगर इंटरव्यू में मेरा हुआ नहीं। किस वजह से इंटरव्यू में आप चूक गए थे? ऐसा कौन सा सवाल था? सवाल तो नहीं था, एक्चुअली क्या था कि मेंस में एक पेपर में जो है वो थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, जो मुझे पेपर देने के बाद ही समझ में आ गया मेंस के इसमें। तो मुझे पता था कि इसमें स्कोर कम होगा करके, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में मार्किंग जो भी हो, फाइनल स्कोरिंग जो थी वो दोनों मिला के होती है, तो फिर मेरा उसमें हुआ नहीं। तो दूसरे 2 अटेम्प्ट में जब आपका चयन हुआ, तो सबसे पहले ये खबर कैसे मिली आपको? दूसरे अटेम्प्ट में जब मेरा, और रिएक्शन भी बताइएगा कैसे? एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ शुभी मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप के दौरान तैयारी करते वक्त ही आपस में हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे। तो जब सेकंड अटेम्प्ट का मेरा मेंस हुआ, तो उसके बाद में फिर मैंने उसको प्रपोज कर दिया था, घर वाले मान गए, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में फिर जब मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में वो साथ में रही मेरे, मतलब साथ में आई, इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू होने के बाद में फिर जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो हम लोग साथ में ही थे उस टाइम पे। और फिर वो घर गई, रिज़ल्ट जब आया तो उसी ने मेरा रिज़ल्ट देखा था। उसने रिज़ल्ट देख के मुझे, स्टार्टिंग में तो हमें मिला नहीं, मतलब आदमी एकदम से रिज़ल्ट आता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी में देखता है कि अरे फटाफट देख लूँ, अपना ही नंबर में सर्च वर्च नहीं करता वो। जबकि ये बहुत ही सिंपल सा था कि भाई कंट्रोल F करके सर्च करो कि लोढ़ा नाम का कोई व्यक्ति है, कि कितने होंगे, 1-2 होंगे तो पता चल जाएगा। पर वो लिस्ट ही आंखों से देखना शुरू कर दिया, तो एकदम से हाथ कपाते कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने देखा, सर्च किया, दिखा अरे रैंक आ गया है, एंड वो रैंक से ही समझ में आ गया था कि IPS में सिलेक्शन हो गया है। तो उसी ने मुझे बताया, फ़ोन लगाकर। नहीं, वो मेरे साथ थी, मैं बाहर निकल गया था क्योंकि मुझे पहली बार में वो लिस्ट में नाम नहीं दिखा। उसने सर्च करके और फिर वो आके बताया कि बोले अरे नाम आ गया है, तो सड़क पे झूम उठे। तो वो खुश हो गए। अच्छा, प्रपोज कैसे किया था? प्रपोज तो एक्चुअली वो घर चली गई थी, और मैं मेंस की एग्ज़ाम दे के, और उसके बाद में फिर मैं अपने घर चला गया था। तो मैंने आने तक का वेट नहीं किया, मैंने फ़ोन पे ही प्रपोज कर दिया। एक्सेप्ट भी हो गया? एक्सेप्ट भी फ़ोन पे ही। इसके बाद मदर फादर को कब बताया? मम्मी पापा को तो हम लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। बाद में वो मुझसे आया, मतलब हम लोग मिले वापस दिल्ली में, और विद इन 15-20 डेज जो है वो उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को उसके 15-20 दिन बाद बताया। तब तक तो चयन हो गया होगा, तो उधर से नहीं, वो तब तक चयन नहीं हुआ था। मतलब हमारा जब दोनों एक दूसरे से मिल लिए थे मम्मी पापा वगैरह, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया।
मतलब एक्सेप्ट, दोनों तरफ से एक्सेप्ट होने के बाद में इंटरव्यू कॉल आया। मेरा इंटरव्यू भी मेरे फादर इन लॉ के बर्थडे के दिन था, और उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन रिजल्ट आया है। तो आपके लिए सुभी जी शुभ नहीं है, बाकी के लोग भी शुभ हैं। बिल्कुल शुभ ही शुभ है, उसी के मुंह से तो मुझे रिजल्ट पता चला है। इसके बाद की जर्नी शुरू होती है इस डिपार्टमेंट में आने की और ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग महत्वपूर्ण होता है। ट्रेनिंग का कोई रोचक किस्सा? ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी हुई, 1 साल तक हम लोग। रोचक किस्सा अगर मैं कहना को, तो वो डेली इतना हम लोगों को सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो रात तक चलती है। मतलब आपका फॉर्मल डिनर में भी आप जो है वो पूरा फॉर्मल वॉर्मल पहन के, वो भी आप प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिनर करते जाते हो, तो रात तक आप लगे रहते हो। जंगल कैंप वाला जो था ना, जंगल कैंप वाला जो ट्रेनिंग का पार्ट था, वो मेरा बहुत फेवरेट था। 3-4 किलोमीटर चल लिया, 25 किलो की बैग है और हाथ में 5 किलो का 5 किलो की राइफल है, और फिर एक जगह पे आपको वो LUP लिया जाता है। फिर एकदम से वहाँ पर है ना झूठ मूठ के अरे हमला हो गया, और उसके बाद में फिर सब लोग भागना शुरू कर देते, एक्चुअल में भागते। हम वो पिट्टू बैग लेके आधी नींद में से उठ के वापस भागना शुरू कर देते। तो उसके बाद में फिर हम लोग जा रहे, फिर दूसरे दिन वापस LUP लिया है कहीं पे फिर ऐसे हमारे लिए ना एक मॉड्यूल्स बनाए हुए होते थे कि भाई उस तरफ से कोई जो है वो अटैक कर रहा है, तो आपको किस तरीके से लाइन फॉर्मेशन में जाना है। हम लोग लाइन फॉर्म, हर रोज नया लीडर होता था। फिर 7 दिन में ऐसे हो कि 7 दिन आप नहाए धोए नहीं हो, वही जहाँ पे जंगल में पानी मिल रहा है वहीं से आप हाथ वाथ पोंछ रहे हो। वो 2 वर्दी है, एक में से बास आने लग गई है एकदम 3-4 दिनों में, फिर उसको आप चेंज कर रहे हो। फिर 5वें दिन तो आपका पानी वानी भी आप कितना संभाल के पियोगे, सब खत्म हो गया है। अब तो मतलब झरने में जो पानी आ रहा है वही पी रहे हैं, दिख रहा है, उसके अंदर वो कीड़ा ऐसे भाग रहा है, मगर उसको हटा के वो पानी निकाल के क्लोरीन की गोली डाल के उसी को पी ले रहे हो, मन को संतुष्टि दे रहे हो कि अरे ये सब गोली से सब ठीक हो गया, अब यही पानी है। उसके बाद में फिर जब वो 7वें दिन, मुझे याद है कि हम लोगों को एक टेकरी थी, और वो पूरा बैग वैग लेके उसको चढ़ना था, और उसको चढ़ने के बाद में आगे एक स्कूल था, वहाँ पे स्कूल में हम लोगों को रुकना था जहाँ पे गाड़ियाँ लेने के लिए आने वाली थी। तो हम लोग चढ़ के गए स्कूल के पास में, और वहाँ पर पूरा पथरीला टाइप की वो जो चूरी डली रहती है ना, बजरी, वो डली हुई थी, उसी पे सो गए। आप बोले कि गाड़ी तो 1 घंटे बाद आएगी, यार हटाओ 1 घंटे बाद देगी। सब बच्चे मतलब ऐसे लेटे वहाँ पर, और ऐसी नींद आई है, इतनी प्यारी नींद आई है। वो 7 दिन के अंदर मतलब ऐसे कि सब लोगों का वजन घट गया होगा, मतलब 1-2 3 किलो वजन घट गया होगा। और जब वो गाड़ी आई तो हमें तो कि यार हमें उठा के रख दो गाड़ी में, हमें अब चल के भी नहीं जाना। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। तो जैसे पहला प्यार होता है, ऐसे ही पहला केस होता है। आपका पहला केस कौन सा था? पहला केस जो था वो एक रेप केस आया था मेरे पास में, एक महिला का। एक्चुअली में रेप केस नहीं था वो महिला आई मेरे पास में एकदम रोते गाते। उसने बोला सर देखिए, मतलब उसके हाथों पे लिटरली ऐसे छोटे वोटे थी, और रो रही है कि बोले मैं एक व्यक्ति है, प्रोफेसर है, उनके साथ में पिछले 12 साल से रह रही हूँ, और उस आदमी की पहली पत्नी भी थी, उसने ये उनसे पहले शादी का वादा करके कि उसको छोड़ देगा करके रह रहे। मेरे लिए नया नया था, आप एकदम से आए, मैं मन से एकदम गुस्सा हो गया, किसी महिला के साथ इतना खराब कैसे हो सकता है। मेरा थाना प्रभारी पीरियड था सतना में, सिविल लाइन में, और शुरुआत में ये भी पता नहीं रहता है कि फर्जी भी आते हैं। हाँ तो मतलब आपको पीछे की स्टोरी। अब वो आई, अब मैंने कहा कि यार ये गलत हो गया तुम्हारे साथ में, 6-7 साल का उसको बच्चा भी है और वो साथ में रह रहा है वगैरह, मगर अब वो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। अब मैंने कहा आप ये सब जब लिखाओगी कि बच्चा है ये है, तो वो टेक्निकली रेप केस में चला जाएगा, क्योंकि वो 12 साल से आपके साथ में रह रहा है, बिना शादी के रह रहा है, शादी का झांसा दे रहा है, और फिर आपको बच्चा भी है, तो आप समझ लो क्या कर लो। तो मैंने उसको पूरा एक महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाया, बात करी, और मन में गुस्सा था कि यार इतना मारता पीटता है कोई जानवर, ऐसे कोई किसी को नहीं मारा। तो मैंने कहा इसकी तो बैंड बजा दूंगा करके, ऐसा वैसा उस टाइप का। FIR हो गई, तो वो बोली कि सर ये मामला कायम हो जाएगा, वो उसको ये मिले। 2 दिन बाद मैं उसको गिरफ्तार कर लिया उठा के, और जैसे ही मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, दूसरे दिन वो रोते रोते आ गए, साहब उसने आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया? मैंने कहा कैसी बातें कर रही हो, उसने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। अरे नहीं साहब, वो गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे। वो प्रोफेसर था, उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, 2 लाख रुपए। अब मैंने कहा यार ये गलत, तो 376 का मामला है, आप छोड़ नहीं सकते उसको, तो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। रोने गाने लगे एकदम से कि बोले साहब वो तो मैं डराने के लिए उसको जो है वो मामला कायम करना चाहती थी, वो मुझ पर ऐसा करता था, वो करता था। मैंने कहा यार ये तो गलत है। फिर कोर्ट में जाके उसने बयान पलट दिए, उसमें बोले कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे मामला लिखवा दिया।
ये मेरा पहला इंसिडेंस, मतलब पहला एनकाउंटर था कि मैं तो उसका अच्छा करना चाहता था। अब बीइंग एन आईपीएस प्रोफेशनल, तो आप उस जिले में है ना, मतलब सबकी आंखों में होते हो। राजधानी इंदौर में तो चलो आते जाते रहते हैं, मगर सतना में क्या है, सालों से कोई प्रोफेशनल नहीं आया हो। अब मैं वहाँ पे जो है वो ये था कि अरे आईपीएस प्रोफेशनल ने ऐसा पकड़ा, उसने एलिगेट कर दिया कि बोले वो तो टीआई साहब ने, वो भी मीडिया में आ गया। अब टीआई साहब बोलते ही वो सब लोग बोले वो टीआई साहब नहीं, हो तो आईपीएस ऑफिसर है। तो बोले कि उन्होंने जबरदस्ती लिखवा दिया और ये कर दिया, वो पेपर में चले। मैं इतना उसमें मुझे लगने लग गया कि यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ा मुझे मन में दुख है, क्योंकि मैं सेंटिमेंटल था, हर चीज़ को मैं सेंटिमेंट से देखता था कि यार मैं इसकी ये कर दूंगा, मदद कर दूंगा, मगर उसके पीछे जो उसके डायनामिक्स है वो समझने के लिए आपको टाइम लगता है। वो अनुभव से ही आता है, वो अनुभव से आता है आपको कि अच्छा एकदम से बहकावे में मत बहो, वो देखो 12 साल से अगर रह तो रही है पहली बार उसी में ये हिसाब से। सीख मिली कि पुलिस नेगेटिव क्यों सोचती है। हाँ, पुलिस हर चीज़ को अलग नेगेटिव पॉजिटिव क्यों सोचती है। तो वो एक चीज़ था, और दूसरा एक चीज़ था जो एक और केस, मतलब मैं थोड़ा 2 मिनट में खत्म करूँगा उसको, कि फर्जी सिम वाला केस चलता था। फर्जी सिम से जो है वो धोखाधड़ी वगैरह काफ़ी होती थी। तो मैंने वो फर्जी सिम जब जिस दुकानों से बहुत इजीली मिल जाती थी, उसको पकड़ के मैंने 420 467 ऐसे करके कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मुकदमा कायम कर दिया। और वो मामले काफ़ी गंभीर कायम कर दिया। मैं चाहता था कि इनके ऊपर मामला कायम होगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज जाएगा कि अगर ऐसे फर्जी सिम अगर आप बेचोगे और ये फर्जी सिम से जो आगे के क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर जो है वो रोकथाम होगी। तो मैंने उनके ऊपर मामला कायम करके सबको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब मामले भयंकर कायम हो गए, 467 मतलब फर्जी, 10 साल की सजा है उसमें, कोर्ट से जमानत नहीं हो रही है। मगर फिर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि यार वो तो एक जेरोक्स मशीन वाला है। अब वो अपनी 50-100 रुपए की कमाई के लिए करता क्या है कि उसको, क्योंकि सामने से आता है कि अगर तू 50 सिम भेज देगा, हाँ। सिम की वो आधार कार्ड की कॉपी करवा देगा या व्हाटएवर जो कॉपी करा देगा, तो तुझे मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे पैसे के लिए 4-5 जो कॉपी और निकाल के उसको दे देता है। असल क्राइम करने वाला तो दूसरा है, और असल क्राइम करने वाला एक अलग हो जाता है। और जो उससे ये फर्जी सिम के नाम पे मांग रहे हैं, उनको कंपनियों से टारगेट मिले हुए कि इतने सिम अगर करोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। वो उसको समझ ही नहीं रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मगर वो उसके एक मतलब प्यादे बनते बनते जो है ना, वो इस तरह के क्राइम हो रहा है। अब जो मैंने इसको कर दिया है ये, फिर मैं उसके घर परिवार के, जब वो लोग आते थे मैं उनको देखा, उनके परिवार, वो घर पे रेड करने गया तो देखा कि यार वो तो गरीब आदमी है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एकदम से फिर आपको यकीन नहीं होगा, मैं उसकी जमानत के लिए ट्राई करने लगे। मतलब मन में ऐसा लग गया कि यार ये इसके साथ गलत हो गया, ये तरीका बंद करने का ये तरीका नहीं हो सकता। ये तो बेचारे प्यादे हैं, छोटे मोटे लालच के लिए जो है वो इन लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है। 10 साल की सजा इसको देके क्या फायदा है। तो उसकी जमानत होनी चाहिए। तो अपनी तरफ से तो वो मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलने लगे, अरे सर ये क्या कर रहे हो, कोड बत्ती दे देगा, वो कोड बत्ती दे देगी। वो अपने इंटेंशन पे सवाल पैदा करेगी कि बोले पुलिस वाले ने पैसा ले लिया होगा। तो वो चीज़ें मुझे समझाती गई कि कैसी कंडीशन में पुलिस वाले काम करते हैं। आप दया दिखाते हो तो उसका अलग मतलब हो जाता है। तो आपको चीज़ों को पहले ही सोच विचार करके और काम करना चाहिए। फिर बाद में मैंने उससे इसी से सीखा कि ऐसे ना चीज़ों को समझो। आपको जब इम्पैक्टफुल डिसीजन लेना है एज एन एसपी तो कैसे ये करना चाहिए। तो वो चीज़ों को जो है फिर धीरे 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 ये अनुभव से आता है। पुलिस में आने से पहले कभी पुलिस से वास्ता पड़ा? पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ा। जब हम लोग अब देखो उसमें वो छुपाने वाली बात नहीं है, मगर जब हम लोग 10वीं क्लास में होते, 11वीं में होते, तो गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई, चला लिए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ओ दादा, पढ़ने वाले बच्चे करके, और उसके आगे पीछे दौड़ते रहते थे। तो पुलिस से वास्ता वो। और फिर जब मैं IBM कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो जो जिस तरीके से हाँ हो करके एकदम जोर से बात करते तो हम लोग तो मतलब अरे यार बहुत टफ है। तो वैसे 2-3 इंसिडेंट थे, वो उसी में वास्ता पड़ा था, बाकी ऐसे कोई दूसरे कारण के लिए कभी नहीं पड़ा। आपने कंप्यूटर से भी किया है, इंजीनियरिंग की है, इसका फ़ायदा कुछ पुलिस में उठाते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं मतलब बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जब मैं मंडला में था, 2015-16 की बात है, जब नया नया वो जमताड़ा वाला वो फ़ोन कॉलिंग पे फ्रॉड करते पूरा, वो वही टाइम था जब जमताड़ा बहुत नाम आया था, मतलब वो चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं आई वॉज वन ऑफ वो फर्स्ट ऑफिसर टाइप का कि जो उसको क्रैक करके और जमताड़ा में से उठा के लेके आया था। साइबर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं पहली बार SP मंडला पोस्ट हुआ
तो साइबर में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो ऑब्वियस है, जहाँ पे एसपी का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है उस जिले की। तो साइबर वालों को मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव करके रखा हुआ था कि भाई साइबर में बहुत अच्छा काम करना है। अब दूसरा, जब मैं एसपी भोपाल बन के आया तो 34 मर्डर केस खामरा वाला जो था, हाँ। उसके अंदर मैंने साइबर का बहुत इस्तेमाल किया। उसके अंदर मतलब तो वो साइबर की जो समझ है आपको, वो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड होने की वजह से और वो सारी चीज़ों की वजह से, जब मैं गुना में था तो मैंने गुना जिले के अंदर जो है वो 400 सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उसको सारे के सारे कंप्यूटर से जोड़ दिए उसको कि सब, जैसे सोसाइटी वाले आपने कैमरे लगाए, उसका फीड हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में दे दो। तो उसके लिए जितने भी OLT तो वो, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों के लिए क्या होता है ना, पुलिस भागती है उससे, पर मैं उससे नज़दीक था। क्यों? क्योंकि वो मेरी जान में मतलब इसमें था। वैसे फिर मैंने बुरहानपुर और रतलाम में भी किया, 1000 कैमरे रतलाम में लगा दिए और सारे कंट्रोल रूम से जोड़ दिए। तो आज की तारीख में अगर कोई घटनाक्रम हो तो हम लोग उसी से पूरा जोड़ लेते। रतलाम में मैंने क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड जो है वो पकड़ा था, जिसमें फॉरेन से 55 लाख रुपए मैंने वापस लेके आया था, जिसका प्रेजेंटेशन IPS एसोसिएशन में कराया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमें समय देने के लिए। तो सफलता के लिए आपको लक्ष्य तय करना होगा, तो आप भी लक्ष्य लेकर चलेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य लीजिए, जुनून के साथ कीजिए, धैर्य रखिए। सफलता असफलता के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है। सफल होंगे, यदि असफल हुए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नए रास्ते मिलेंगे। तो आइए एक और कहानी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।